हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो जनवरी महीने का असाइनमेंट है उसके बारे में। तो आज का वीडियो जो है क्लास 12th फिजिक्स का वीडियो हम देखेंगे, ठीक है, कि जो आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिले थे उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित जितनी भी वीडियो डाली जाती है उसका अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और देना चाहते हैं कि आगामी जो 2021 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपका मॉडल सेट तैयार कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब हम जो मॉडल सेट का जो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, और जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स में आपको कैसे क्वेश्चंस दिए गए थे और उसका आंसर कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आपके पास इधर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए और प्रतिदीप फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई या व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ व्यतिकरण है क्या। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ से यंग का प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ये S1 और S2, ठीक है। ये क्या है? दो प्रकाश स्रोत है, और D के पहले यहाँ पास S नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिएगा। जो ये एक प्रकाश S क्या होगा? एक प्रकाश स्रोत होगा, और उसके पास में, ठीक है, D दूरी पर क्या होगा? दो स्लिट रखी हुई हैं S1 और S2। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? D है, स्मॉल d, ठीक है। और आप जो बिंदु O देख रहे हैं, ठीक है, और इस साइड अगर देखें आप XY क्या है? एक पर्दा है जिस पर ये प्रकाश स्रोत का ये प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा ये स्क्रीन पर, ठीक है। ओके, तो O से लेकर S1 की दूरी कितना होगा? D/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। O से S2 की दूरी भी D/2 हो जाएगी। ओके, ये जो स्लिट है और ये पर्दा XY, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैपिटल D है, ठीक है। तो इस प्रकार से S1 × S2 = D हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पास हम बता देंगे आप, राइट। फिर इसके बाद इधर से ये डेरिवेशन है, ठीक है। त्रिभुज ले लीजिएगा PQ S1 में, और यहाँ से आप फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से PR S2 भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को आपको समीकरण 2 और समीकरण 1 में माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास S2P - S1P मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से फिर फ्रिंज चौड़ाई आप देख लीजिए, ये नीचे आप इधर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें ये S12P और S1P = D, इसका मान D हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इधर आ गया S2P - S1P = XD, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। फिर अधिकतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना होगा? λ/2 का समगुणक होता है, तो हम λ/2 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो XD/D = 2n × λ/2। ओके, XD/D, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लैम्डा बचेगा। तो इस प्रकार X = n λD/D। तो ये n हम क्या करेंगे यहाँ पास 0 1 2 3 मतलब ये मान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे जो प्रश्न में पूछा गया था, है ना, दीप्त फ्रिंजों के लिए, उसके लिए हम निकाल लेते हैं कि माना n वां और n+1वीं दीप्त
फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंजों से दूरी xn तथा xn+1 है, तो इसका मान आप लिख लें यहाँ पास, ठीक है। फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। यहाँ पास अब देख लीजिए नीचे इक्वेशन में दोनों को माइनस कर देंगे तो लैम्डा डी मिलेगा। यही हमको फ्रिंज की अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है बोर के क्वांटीकरण के सिद्धांत अभिग्रहण का कथन लिखना है आपको, और इसके लिए साथ ही व्याख्या भी करना है स्पष्टीकरण करके। इसके लिए डी ब्रोगली द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण की व्याख्या कीजिए। बोर मॉडल की सीमाएं भी लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बोर के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिग्रहित इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लिख लें। ये देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है L = mvr है ना, और NH/2π। तो यहाँ L क्या है, ये कोणीय संवेग को दर्शाता है। m ये द्रव्यमान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v ना उसका कण का वेग, और r उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और h अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पास, तो h क्या है, वो प्लांक कांस्टेंट है, यानी प्लांक नियतांक है, ठीक है। और n को मुख्य क्वांटम संख्या कहेंगे यहाँ। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। नीचे देख लीजिए, और फिर इसके बाद इसका ये डायग्राम है, आप इसे बना लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको इसकी सीमाएं भी लिखना है नीचे। ओके, तो ये इसको पूरा ये यहाँ से आप कंप्लीट कर, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो आपको 2πrn = NH/mvn मिल जाएगा। और इसके बाद आप सीमाएं लिख लीजिए, ठीक है। पहला सीमाएं देख लीजिए, ठीक है। इस मॉडल द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विन्यास एवं वितरण से संबंधित कोई स्पष्ट विवेचना नहीं की गई है, और यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सका। और स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके जो असाइनमेंट के सारे वीडियो के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, और वहाँ से नोट कर सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, और वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आप सबका हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा कि प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात नहीं होता, अर्थात धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। 3 और हैं, तो उसे भी आप लिख लें यहाँ से, 2nd, 3rd और 4, ठीक है। चलिए, इसी का ब नंबर का प्रश्न है कि उस परिघटना का नाम लिखना है जो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो कणीय प्रकृति को कौन सा दर्शाता है, देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करता है, इस प्रकार यह प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। फिर यहाँ चौथा प्रश्न है आपके पास कि प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम, तो वो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, विनाशी व्यतिकरण होता है। फिर दूसरा देख लीजिए, तरंगार किसे कहते हैं। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है, तो तरंगार का परिभाषा लिख दीजिए आप यहाँ पास, ठीक है। क्या लिखेंगे कि किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समग्र कला में संपन्न करते हैं तरंगार कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसके सिद्धांत लिख दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें इसे, और साथ ही ये डायग्राम है, डायग्राम को बना लें आप, है ना। यहाँ I आपतन कोण को रिप्रेजेंट किया गया और R अपवर्तन कोण को, ठीक है, स्मॉल I और स्मॉल r। फिर स्नेल का नियम लगेगा, यहाँ नीचे लगेगा sin I/sin r, ठीक है, ये स्नेल का नियम है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। फिर लास्ट में आ जाएगा आपके पास 1μ2 sin I/sin r। I आपतन कोण और R अपवर्तन कोण के लिए है। नेक्स्ट अगर देखें, प्रश्न नंबर 5 है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। किस कण की, है ना, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। लैम्डा किसके लिए न्यूनतम होगा, तो अल्फा के लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, लेमडा बराबर एच बाई पी। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक, और पी संवेग है, ठीक है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है, और के क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर इसके बाद कण का द्रव्यमान है यहाँ, ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। एम पी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। एम अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पास कण का द्रव्यमान हो जाएगा पार्टिकल के लिए। तो अतः हम दिखा सकते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक है और इसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा? अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, सबसे कम। फिर रिडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य को परिकलित कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो रिडबर्ग सूत्र होता है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, जहाँ आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर नोट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुटअप करते जाइएगा। n1 की वैल्यू एक बार 1 करना है, फिर 2 रखना है, फिर 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5 तक करना है आपको, राइट। ये नीचे देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो पहले फिर n बराबर 1 के बाद फिर n बराबर 2 लिया गया है। इसके बाद सॉल्व किया है तो लेमडा 1 बराबर कितना है? 1218 एंगस्ट्रॉन आया है। और फिर n बराबर नेक्स्ट अगर देखेंगे अब यहाँ से 2, 3 लिखना है ना, 3 और 4 दोनों के लिए करना है, ठीक है। फिर उसके बाद n बराबर 5, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा 4 की वैल्यू आएगी आपके पास 915.4 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तरंग दैर्ध्य का मान आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए मॉडल सेट का एक वीडियो लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।